हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्या का पार्ट 2। जहां से हम लोग पिछले क्लास में ख़त्म किए थे उससे जस्ट आगे का आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल बोलता है कि 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात। आपके पास जो संख्या दिया हुआ है 2 है, 10 है और 20 है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं 2, 10 और 20। आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है और नीचे में महत्तम समापवर्तक निकाल करके और इसका अनुपात बता देना है। तो आप खुद ही बताओ ना कि इसका लसा क्या होगा। तो कहोगे सर इसको निकाल दीजिए ना। निकाल दो, 1 बार में, 5 बार में, 10 बार में। अब फिर 5 से लगा दो, 1 बार में, 1 बार में, 2 बार में। यानी कि कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 2 गुना 5 गुना 2 करोगे तो हो जाएगा 20। तो चलो लसा तो तुम्हारे पास निकल के आ गया 20। नीचे अब मसा निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 2 से काटोगे किसको, 10 को। तो 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। फिर जिससे कटा है उसी से काटो 20 को। तो 20 कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा ना, खत्म। ठीक है, तो इसका मसा कितना हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया 2। तो यानी नीचे लिख दिए 2। 2 से 20 कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो इसका मतलब कितना हो गया, 10 और नीचे में 1, 10 अनुपात 1 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर हम बोलेंगे तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो 4 होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटता है तो वो 2 होगा। अब 2 और 4 का जो मसा निकालिएगा तो 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि इसका मसा कितना होगा, महत्तम समापवर्तक इसका होगा 2। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोलता है कि 96 का यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2 से लगाइएगा, 2 चौको 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिए तो 2 4 24 बार में, फिर 2 से काटिएगा 12 बार में, 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में और 3 से काटिएगा तो 1 बार में। बताइए तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 इंटू 3। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन है 2 का पावर 5 एंड 3, सी नंबर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो सवाल है वो बोलता है कि 6, 8 और 22, ठीक ना, का लसा और मसा का अनुपात। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम इस तरह का सवाल बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा। यहाँ ना ही सम संख्या का बात करता है ना ही विषम संख्या का बात करता है, बोलता है लगातार संख्या। लगातार संख्या मतलब कोई भी 2 संख्या ले लो ना, 11 ले लो और दूसर का को 12 ले लो। तो 11 और 12 का जब आप HCF निकालोगे तो 1 बार में लगेगा 11, 2 में से 1 घटेगा तो 1 से 1 कट जाएगा। 1 से 11 कितना बार में, 11 बार में कट गया। ठीक है ना, तो यानी मसा आपका कितना होगा, मसा आपका होगा 1। मसा कितना होगा, 1, यानी बी नंबर ऑप्शन सही। सुनिए, किसी भी संख्या को उठा लीजिएगा, 2 लगातार संख्याएं होनी चाहिए, दोनों लगातार संख्याओं का मसा निकालिएगा, हर एक स्थिति में आंसर आपका 1 ही आएगा। देखिए अगला सवाल बोलता है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मसा। एक बात समझिएगा, 2 अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, यानी कि जब इस स्थिति में आएगा दोनों का मसा हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब अगर P और Q दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मसा हर एक स्थिति में कितना होगा, 1 होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि 2 संख्याओं a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है
तो a का मान देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें हमने बताया था आपको कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इसका मान लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक के बराबर होती है। तो पहली संख्या आपके पास a दिया है और दूसरी संख्या आपके पास दिया है 18 और एलसीएम आपके पास दिया है 36 और महत्तम समापवर्तक आपके पास दिया है 2। तो a का मान बताइए ना, 18 दूनी 36, तो a का मान कितना हो जाएगा 4। आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 5, 15 और 20 का, वही इससे पहले जो सवाल हम बताए थे, लसा और मसा का अनुपात बताना है। तो इसका आप लघुत्तम निकाल दीजिए, फिर महत्तम निकाल दीजिए, फिर अनुपात निकाल करके, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। देखिए ये क्वेश्चन लगातार, ये हम अभी तीसरा बार, आज ही के डेट में हम तीसरा बार इसको बता रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी जस्ट बताए थे 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 8, यही पूछता है। कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। तो बताइए कितना होगा 8 होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, इसको बना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे। तो आप खुद ही बताओ ना कि 25 तो आता है 5 के पहाड़ा में, 16 तो 2 से भी कट जाता है, ये भी 3 से कट जाता है, यानी एकमात्र 29 ऐसी संख्या है जो कि एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 29, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। ऐसा क्वेश्चन जो है कि पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। देखिए बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि एग्जाम से पहले आप लोग के सभी चैप्टर्स का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, कोशिश करूंगा कि साइंस का भी अगर समय बचा तो तब तक जो है कि मैथमेटिक्स का तो ज़रूर कोशिश करूंगा कि सारे के सारे एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं वो सभी आपको करवा दूं, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शर्मा क्लासेस बाय नीरज सर। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 6x के पावर 4y और 12xy का HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। आप इसको फैक्टर कर दो, तो 2 गुना 3 और x 4 गो है, तो 1 2 3 और ये 4 और ये y हो गया। इसको फैक्टर करो तो 2, तो कितना बचा 2 और 3, ठीक ना, तो 12 हो गया फैक्टर। अब इसको क्या लिखेंगे x और y। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, HCF में जो दोनों में मिलता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 लिख दिए। अब देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 लिख दिए। x है x है x लिख दिए, y है y लिख दिए, यानी ये 6xy इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ऐसा सवाल हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में खुद से बना करके डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोलता है 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी पहले बता चुके हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। फिर बोलता है 18 और 72 का मसा। पार्ट 1 में देखिएगा ये सवाल आपको डील किया हुआ है, ठीक ना, तो इसको आप खुद से बनाएंगे। उसके बाद आते हैं अगला सवाल में। कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ये भी सवाल पहले से भी बताया हुआ है, तो इसको भी आप लोग खुद से ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि √10 और
रूट 15 का 15 है ना, हाँ 15 का मल्टीपल कितना होगा, तो आप खुद बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 150 हो जाएगा। 150 को तुम 25 गुना 6 लिख सकते हो, 25 छक्के 150, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 6 का तो निकलता नहीं है, यानी 5√6, 5√6 यानी ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल, 64 के घनमूल से भाग देने का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता है कि रूट का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है और क्यूब रूट का जो वैल्यू होता है वह 1/3 होता है। और आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो और पावर अलग अलग हो तो पावर इसका घटता है, यानी m-n हो जाता है। तो आप खुद सोचो ना कि 64 का पावर कितना, 1/2 और -1/3 यही होगा। तो 64, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 3 बार में और 3 से 2 बार में, यानी 64 का पावर यहाँ हो जाएगा 1/6। अच्छा एक बात बताओ, 64 को तुम 2 के पावर 6 के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। 64 को देख लो ना, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/6। तो इस तरह का फॉर्मूला आप क्लास 8 में फिर पढ़े होगे कि a का पावर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 6 और गुना 1/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर आपके पास कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, बोलता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में, देखिए एक धावक को 1 घंटा लगता है, दूसरे धावक को 3 घंटा लगता है और तीसरे धावक को 5 घंटा का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे, यानी कि कितने देर के बाद मिलेंगे, ये सवाल है। तो एक बात बताइए, ये 1 घंटा में 1 चक्कर मार रहा है, रुका तो नहीं है ना, दौड़ रहा है। इसको 3 घंटा लग गया, दौड़ रहा है, 5 घंटा लगा दिया, दौड़ रहा है, लेकिन अगले बार फिर कब मिलेगा, तो इसके लिए आप इन तीनों का ना एलसीएम निकाल दीजिए। तो 1, 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो कुछ तो कटेगा नहीं किसी से, तो 3 और 5 का गुना कर दीजिए ना, तो 15 घंटा के बाद ना सब तीनों एक ही स्थान जहाँ से दौड़ना शुरू किया होगा वहीं पर आकर के वापस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। बोलता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। ये सवाल 2014 में आया हुआ है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल भी जो है यह भी एकदम सेम क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय बताइए। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद से बना करके डालेंगे, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मस यानी HCF और LCM का गुणनफल निम्न में से कौन होगा। अच्छा एक बात बताइए, संख्या तो आपके पास a और b दिया हुआ है ना, तो a और b 2 संख्याएं हैं, तो इसका HCF निकालिएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये संख्याओं का HCF निकालिएगा तो इसका HCF कितना आएगा 1। लेकिन LCM जो होता है इन दोनों का गुणनफल होता है a गुना
बी। तो आप खुद सोचिए ना कि आपके पास HCF जब 1 आ गया है और एलसीएम आपके पास A गुना B है, तो ये तीनों को गुना करिएगा तो क्या आएगा आपके पास A गुना B। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि मसौ यानी HCF किसका A और B का, उसी तरह से LCM किसका A और B का, और नीचे में आपको दिया है A गुना B। तो आप खुद ही सोचो ना कि यहाँ A और B क्या है, तो A पहली संख्या है, B दूसरी संख्या है, और बराबर में जैसा कि आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में LCM गुना HCF होता है कि नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि पहली संख्या हम A बोल देते हैं, दूसरी संख्या B बोल देते हैं, और ये LCM जो निकला है किसका निकला है, ABA का ना निकला है, HCF भी किसका निकला है, AB का ही निकला है। तो LCM गुना में किसका A और B का, HCF किसका निकला है, HCF भी निकला है A और B का। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस दोनों को उठा करके यहाँ लेके चले आएँ तो क्या निकलेगा अपने पास, LCM किसका A और B का, HCF किसका A और B का, और नीचे में कौन आ जाएगा AB। AB अगर आपके पास नीचे में आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर A1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब जैसे पहला युग्म दिया है 14 और 35 का, तो अगर 14 और 35 का HCF 1 होगा तो यह सह अभाज्य युग्म होगा। तो 14 से कितना बार में लगाइएगा, 2 बार में लगाइएगा, 14 दूनी 28, तो कितना बचेगा बच्चा लोग, 5 2 7। तो यहाँ से देखिए 7 से 14 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो इसका HCF कितना निकल के आया, HCF निकल के आया 7। इसका मतलब यह सह अभाज्य नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हमको पता है सेकंड ऑप्शन ही आंसर है, तो 18 से लाओ ना। तो इतना तो समझ गया ना कि जिसका HCF जो है 1 होगा वही इसका सह अभाज्य होगा। तो 18 से 1 बार में लगाइए तो 18 होगा। तो बताइए कितना होगा, 7 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। 7 से 18 में भाग दीजिएगा, कितना बार में लगेगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, ये कट जाएगा। फिर 7 को बीच में लिखिएगा, 1 बार में लगाइएगा, 4 होगा, 7 में से 4 घटने के बाद 3 बचेगा। फिर 3 से 4 में डिवाइड कीजिए 1 बार में, तो यहाँ 3 होगा, 4 में से 3 घटकर कितना बचेगा 1, और 1 से 3 कटेगा आपका 3 बार में। इसका HCF कितना हुआ, HCF कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। मतलब जिन दो युग्मों का, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट बोलता है क्या कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या, यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 11, 21, 31 और 41। आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ये 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा, ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या है जो 1, 3, 7 और अपने आप से कटेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है।